चैप्टर 2380 शैडो 4। इतनी जबरदस्त ताकत। 52,000 एबिलिटी इंडेक्स वाला मास्टर होना कोई मजाक नहीं है। तुमने तो मेरी डिफेंस का पूरा 10% तोड़ दिया। ये सच में डराने वाला है। नाइट रैंक पर आने के बाद से ये चोट झंग यी के लिए सबसे हैवी डैमेज था, ऑलमोस्ट झिंग लो के बराबर। फिर भी झंग यी के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, बल्कि हल्की सी मुस्कान थी। टाइम हमेशा उसके साथ है। वो फ्यूचर में होने वाले बदलाव देख सकता है, इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि ये हमला उसे असल में कोई नुकसान नहीं देगा। रही बात डायमेंशनल गेट के टूटने की, वो समय मिलने पर खुद रिपेयर हो जाएगा। अटैक पावर के हिसाब से शायद वो सिर्फ 45,000 पॉइंट्स का था, फुल आर्मोर के साथ अधिकतम 50,000 तक। लेकिन डिफेंस की बात आए तो झेंग लो भी पूरा जोर लगाकर उसकी डिफेंस नहीं तोड़ सकता था। मैंने देख लिया उस शक्ति का अंतिम रास्ता और उसके रिकवरी में एक पल का जो छोटा सा गैप आता है। झंग यी ने धीरे से बड़बड़ाया। उसकी बाईं आंख का सेकंड हैंड पहले कभी न देखी गई तेजी से घूमने लगा। अभी जो विनाशकारी हमला शैडो ने किया था, वो झंग यी की निगाहों में एक एक माइक्रोस्कोपिक एनर्जी स्ट्रीम में टूट रहा था। वो उसके अंदर की बर्स्ट पैटर्न और रिकवरी के उस माइक्रोस्कोपिक रुकने वाले पॉइंट दोनों को साफ देख रहा था। फ्यूचर को देखना, यही है सेकंड हैंड ऑफ टाइम, एक नाइट रंग टाइम एबिलिटी यूजर की असली खौफनाक ताकत। लेकिन अब बस काफी है। तुम्हारा अल्टीमेट मूव खत्म हो चुका है। अब मेरी बारी है। झंग यी ने सिर उठाया। उसकी आंखें चमक उठीं। डिफेंस रिपेयर करने की बजाय उसने कुछ ऐसा किया जिससे यिंग हुई समेत सबके होश उड़ गए। उसने अपना बायां हाथ उठाया और ऐसे मुट्ठी बंद की जैसे पूरे बैटलफील्ड की विनाशकारी एनर्जी को कुचल देना चाहता हो। जो भी भगवानों का अपमान करता है, वो खुद उनकी सजा बनेगा। इस एंडलेस स्वॉर्ड डोमेन के अंदर मैं ही रूलर हूं। जो पावर मुझे चोट पहुंचाने आई थी, अब वही ताकत खुद पर टूट पड़ेगी। बस एंडलेस स्वॉर्ड डोमेन की नेचर अचानक बदल गई। जो डोमेन अब तक बाहरी एनर्जी को रोकता था, उसने अपना पूरा बिहेवियर उलट दिया। अब वो एक विशाल अदृश्य वॉर्टेक्स बन गया, इतना शक्तिशाली कि बाहर की हर अनियंत्रित पावर को खींचने लगा। तुरंत ही बैटलफील्ड में जो भी रिमेनिंग स्वॉर्ड स्टॉर्म की एनर्जी बिखरी थी, जो भी डार्क मैटर टकराव में उड़ चुका था, यहां तक कि यिंग हुई के शरीर से निकलती डार्क ऑरा भी, सब कुछ एक उफनती नदी की तरह झंग यी की हथेली में खींचने लगा और वहां एक काले बेहद डरावने गोले में बदलने लगा। ये क्या कर रहा है? यिंग हुई की लाल आंखों में पहली बार घबराहट झलक उठी। उसने ऐसा लड़ाई का तरीका कभी नहीं देखा था। कोई दुश्मन की विनाशकारी ताकत को इस तरह एक्टिवली एब्जॉर्ब करे। खतरा, सब पीछे हटो। ब्रायन, मिस यांग को लेकर इस पूरे एरिया से दूर भागो। शैडो स्पेस के अंदर प्रोफेसर डा विंसी सबसे पहले चिल्लाए। टैक्टिकल गॉगल्स में एनर्जी लेवल लिमिट पार कर चुका था। वार्निंग, हाई एनर्जी जोन, सब लोग तुरंत इवैक्यूएट करो। यांग जिंगसन बिना कोई सवाल किए काले प्रकाश की तरह पीछे हट गई। ब्रायन समझ नहीं पाया, पर उसका इंस्टिंक्ट इतना तेज चिल्ला रहा था कि उसका पूरा शरीर खड़ा हो गया। वुफ, वुफ, वुफ। वो यांग जिंगसन के सामने एक ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसकी म्यूटेटेड बॉडी कांप रही थी, लेकिन वो लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा था। उसकी निगाहें दूर उस काले गोलाकार सूर्य पर जमी थी। बैटलफील्ड के केंद्र में झंग यी एनर्जी के तूफान में खड़ा था। बाहरी ऊर्जा इतनी ताकत से उसकी टर्मिनेटर आर्मोर में घुस रही थी कि आर्मोर चिल्लाने लगा। मेटल प्लेट्स कांपने लगी, लेकिन आर्मोर का कोर फर्नेस भी पूरी स्पीड पर जल उठा। उलियन एम्पायर के वो अरबों अनडेड, जो आर्मोर ऑफ द एंड की नींव है, दर्द भरी चीखों के साथ अपनी सारी डार्क प्राइमल पावर झंग यी को दे रहे थे, एनर्जी के इस दानव को स्टेबलाइज और कॉम्प्रेस करने के लिए। आर्मोर और भी भारी और भी डरावना हो गया, एक प्राचीन डीमन गॉड की तरह। झंग यी के हाथों के बीच
कंप्रेस्ड एनर्जी का गोला बढ़ता गया। पहले मुट्ठी जितना, फिर एक बड़ा काला श्रीयर, इतना काला कि लाइट भी उसमें घुसते ही गायब। फिर एनर्जी भरने के साथ वो 10 मीटर चौड़ा काला सूरज बन गया। उसके सरफेस पर जलती थी साइलेंट डार्क फायर, डिस्ट्रक्शन की आग। उसके कोर में अनगिनत छोटे स्वॉर्ड शैडोज, स्पेशल क्रैक्स, सब एक दूसरे से टकराते हुए एक अनस्टेबल विनाशकारी अस्तित्व बना रहे थे। झंग यी ने उस काले सूरज को दोनों हाथों से उठाया। उसकी आंखें शांत और ठंडी थी, जैसे डेथ की खुद कोई पूजा कर रहा हो। हमारी लड़ाई में जितनी भी पावर उड़ी थी, चलो उसे एक जगह जोड़ देते हैं, उसने धीमी पर साफ आवाज में कहा। और उसी यूनाइटेड चाहत से मैं तुम्हें एक आखिरी डिवाइन पनिशमेंट दूंगा। तैयार हो जाओ, अब मेरी सजा में मरने के लिए। ब्लास्फेमी का पाप। उसने काला सूरज ऊपर उठाया और फिर शैडो की ओर धकेल दिया। काला सूरज धीरे धीरे ऊपर उठता गया, स्पेस के रास्ते काले चीरे छोड़ते हुए, जैसे आसमान फट रहा हो। फिर अपने शिखर पर पहुंचकर नियति की तरह नीचे गिरने लगा। शैडो पर, जो हिल भी नहीं सकता था, बस उसे अपनी आंखों में उतार सकता था। कोई आवाज नहीं थी, क्योंकि सारी आवाज डार्कनेस ने निगल ली थी। यिंग हुई ने सिर उठाया। काला सूरज उसकी आंखों में पूरा आसमान भर चुका था। उसकी स्कारलेट आंखों में एंगर, हॉरर, रिजेंटमेंट, सब मिट गया। बस एक शांति बची। उसे पता था, यह प्रहार दोनों की शक्ति का सार है, विनाश की पराकाष्ठा। उसकी पूरी जिंदगी की कला भी इसके सामने न के बराबर थी। चैप्टर 2381 शैडोज 5। तो यह है नई दुनिया की असली ताकत। ये शैडो का आखिरी ख्याल था। काला सूरज खामोशी से जमीन पर चमक रहा था। रोशनी और परछाइयां टेढ़ी हो रही थी, और वो डार्क लाइट धीरे धीरे यिंग हुई के पूरे शरीर को निगल गई। कोई धमाका नहीं हुआ, बस पूरा का पूरा अस्तित्व मिटा दिया गया। जैसे ही यिंग हुई की भारी काली आर्मोर उस डार्क फायर को छुई, वो धूप में बर्फ की तरह पिघलने लगी। उसका शरीर, उसकी ग्रेट स्वॉर्ड, उसकी हर एक याद, सब कुछ काले सूरज में जलकर सबसे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया और बिना राख छोड़े सीधा हवा में गायब। जब काला सूरज अंत में बिखर गया, तो पीछे एक 10,000 मीटर चौड़ा एकदम चिकना आधा गोल क्रेटर छोड़ गया। एक शाइनी काला कटोरा जैसा गड्ढा। किनारों पर अब भी ठंडी डार्क एनर्जी तैर रही थी। झंग यी धीरे धीरे नीचे उतरा, क्रेटर के एज पर खड़ा हुआ। उसकी आर्मोर कांप रही थी और कोर फर्नेस की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई थी। आसपास की हवा एनर्जी रेडिएशन की गर्मी से इतना मुड़ चुकी थी कि हवा लहराती दिख रही थी। लेकिन मोटी आर्मोर की वजह से झंग यी को कुछ नहीं हो रहा था। 2 नाइट्स की लड़ाई सबसे क्रूर और सबसे अंतिम तरीके से खत्म हो चुकी थी। झंग यी ने एक लंबी सांस लेकर अपने शरीर की उफनती एनर्जी को स्टेबलाइज किया। डीमन गॉड आर्मोर की दरारें खुद ब खुद भरने लगी। हल्की गुनगुनाहट के साथ वो अपने शरीर में पावर का बहाव महसूस कर रहा था, और उसके दिल में एक गहरी, साफ समझ पैदा हो रही थी। यिंग हुई 51,000 एबिलिटी इंडेक्स वाला डार्क मून एम्पायर का नाइट कमांडर। उसे झंग यी ने सीधे आमने सामने हराया, वो भी अकेले। न कोई शॉर्टकट, न कोई बाहरी सहारा। ये सब उसकी अपनी मेहनत, अपनी पावर और एबिलिटीज एबिलिटीज का पूरा इस्तेमाल था। एब्सोल्यूट डिफेंस, सेकंड हैंड ऑफ टाइम की फ्यूचर प्रेडिक्शन, डार्क रियल्म की रूल अन्नाइलेशन, और वो फाइनल ब्लैक सन, सब कुछ उसके हाथों में परफेक्टली मिल चुका था। लगता है बिना महसूस किए मैं यहां तक पहुंच चुका हूं। जो आदमी कभी बस सर्वाइवल के लिए लड़ता था और जिसका सबसे बड़ा टैलेंट उसका हैंडसम चेहरा था, वो अब एक पूरी नई तरह की लाइफ फॉर्म बन चुका है। 4.6 अरब साल के मटीरियल वर्ल्ड में अब मेरी गिनती पूरे टॉप टियर लिविंग बीइंग्स में होती है।
टॉप ऑफ दी टॉप वाला जो लेवल है, शायद उन्हीं में से कोई मुझे टक्कर दे पाए। उसके दिमाग में अचानक एक सफेद आकृति उभरी, बाई लोंगजी। वो सोचकर ही झंग यी को थोड़ा बेचैनी हुई। नाइट बनने से पहले झंग यी उसे ऐसा समझता था जैसे कुएं का मेंढक आकाश को देख रहा हो। नाइट बनने के बाद वो बाई लोंगजी को एक छोटी सी मक्खी मानता था जो नीले आसमान को देख रही है। झंग यी अंदाजा लगा रहा था कि बाई लोंगजी का इंडेक्स कम से कम 60,000 से ऊपर होगा, और ऊपर सिर्फ थोड़ा सा नहीं था, बहुत ज्यादा। अब जब झंग यी की खुद की पावर 35,000 पर स्टेबलाइज हो चुकी थी, पर उसकी अंडरस्टैंडिंग गहरी होने से उसकी ताकत असली सेंस में रिफाइन हो चुकी थी। वो अंदर से पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट था। आगे दुश्मन मजबूत होंगे, पर अब उसे अपना रास्ता खुद बनाने का हक मिल चुका था। उसने नीचे जायंट क्रेटर की गहराइयों से एक लाल काला कॉन्डेंस्ड एनर्जी पॉइंट खींचा, जो अब हॉस्टाइल नहीं था, और उसे अपनी हथेली में एब्जॉर्ब कर लिया। ये यिंग हुई की शुद्ध सुपरनैचुरल सोर्स थी, जिसमें उसकी आखिरी नफरत भी बची थी। एनर्जी के साथ झंग यी को एक टूटा हुआ इमेज और भावनाओं का तेज झटका मिला। डार्क मून पैलेस, एक विशाल पर दबाने वाला महल, जहां डार्क मून की चमक में लिपटे 7 फिगर्स सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा धुंधला था, पर अथॉरिटी पहाड़ की तरह महसूस हो रही थी। यंग शैडो हेलमेट हाथ में लिए, गुस्से और दुख से भरा, 7 ब्लैक मून प्रीस्ट्स के सामने चिल्लाया, मैं अगला ब्लैक मून प्रीस्ट क्यों नहीं बन सकता? मेरी ताकत और मेरी जीतें बाकी कैंडिडेट से बहुत आगे है, सिर्फ इसलिए कि मैं आदमी हूं। क्या मैं हमेशा प्रीस्ट बनने से वंचित रहूंगा? क्या यही इंसाफ है? उसके दिल की आग, नाइंसाफी के खिलाफ उसकी लड़ाई, सब साफ महसूस हो रहे थे। असली वजह साफ थी, डार्क मून एम्पायर की रूल था। हाई प्रीस्ट्स सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होंगी। शैडो का रिबेलियन इसी कड़वाहट से पैदा हुआ था। भले ही वो बहुत मजबूत था, पर ट्रेडिशन से लड़ने लायक ताकत उसके पास अभी भी कम थी। झंग यी ने कंधे उचकाए और मन से इसे हटा दिया। उसे ल्यूनेरियंस की राजनीति में शून्य दिलचस्पी थी, ना उसे समझने में मजा, ना जानने में। सबका रास्ता अलग है। यिंग हुई ने पुरानी दुनिया को चुनौती दी और मर गया। झंग यी अपना रास्ता खुद बनाएगा। सोर्स एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी आंखें और गहरी हो गई। एक ही दिन में उसने 2 वाइट नाइट लेवल बीइंग्स का एसेंस खा लिया था। उसे पूरी तरह एब्जॉर्ब और रिफाइन करने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन इसी के साथ एक नया ख्याल उसके मन में जागा। आइस एज अभी 5 साल से चल रही है। कई एंशिएंट सिविलाइजेशंस का कहना है कि असली अंत अभी आया ही नहीं। दुनिया में अभी तक 10 से भी कम एंशिएंट सिविलाइजेशंस उभरी है। 5वीं पीढ़ी सबसे ज्यादा। किनलिंग के नीचे ड्रैगन्स, भरत के नीचे 3 सिर वाला सर्पेंट रेस, जापान के नियर लेक के नीचे वाली रेस, साउथ वेस्ट की डीमन किंगडम, सब एक्सटिंक्ट या अंडरग्राउंड सिविलाइजेशंस। दुनिया 4 अरब साल पुरानी है। कितनी बार इंसान उभरे और मिटे, किसी को नहीं पता। हमारी नॉलेज अभी बहुत कम है। हो सकता है और पुरानी सिविलाइजेशंस सामने आए, और यह भी पॉसिबल है कि इसका मतलब असली अंत पास आ रहा है। झंग यी ने यह सोचकर सांस छोड़ी, फिर सारा फालतू स्ट्रेस दिमाग से निकाल दिया। उसने इन्फिनिट स्वॉर्ड डोमेन की सीमा हटा दी और सब डार्क सन फॉरेस्ट की ग्लूमी दुनिया में लौट आए। फिर वो टेलीपोर्ट होकर ब्रायन और यांग जिंगसिन के पास पहुंचा। ब्रायन चमकती आंखों से बोला, हाय ब्रो, तुम तो और भी जबरदस्त हो गए। झंग यी ने उसे घूर कर कहा, अगर तुम सिलिकॉन के साथ खेलने का 1/10वां समय भी ट्रेनिंग में लगाओ, तो मैं गारंटी देता हूं तुम जल्द ही नाइट बन जाओगे। ब्रायन दुनिया का नंबर 1 जीनियस है, कम से कम डॉग वर्ल्ड में। चैप्टर 2382 शैडोज 6। ब्रायन के पास गजब की शारीरिक ताकत थी।
उसका शरीर बहुत मजबूत था और उसके पास ग्रेविटी को कंट्रोल करने की शक्ति भी थी। अगर वो खाने पीने, आलस और रोज के मजों में इतना डूबा न रहता जैसे ज्यादातर लेब रेडर्स रहते हैं, तो उसकी ताकत सच में डराने वाली होती। ब्रायन ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, फिर जीने का मजा ही क्या रहा? झंगी, यांग जिंगसन और बाकी सब लोग। फैटी क्षू ने लंबी सांस ली। भाई गौ, संभल कर। साइंस कहती है हफ्ते में 3 बार सही रहता है। ब्रायन ने अपनी छाती थपथपाई। कोई टेंशन नहीं, मेरी बॉडी अभी भी टॉप फॉर्म में है। झंगी ने आसपास नजर दौड़ाई। हमने इतनी बड़ी हलचल मचा दी है, कुछ न कुछ तो हमारी तरफ जरूर आ जाएगा। वैसे भी शायद जब हम डार्क सन जंगल में दाखिल हुए थे तभी किसी ने हमें महसूस कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जरा भी घबराहट नहीं थी, जैसे उसे आने वाले खतरे का पूरा भरोसा हो। लू केरन और प्रोफेसर डा विंसी अभी भी डार्क सन जंगल से मिले पदार्थों पर गहरी रिसर्च कर रहे थे। उन दोनों को झंग यी की कॉन्फिडेंस पर जरा भी शक नहीं था, क्योंकि दुनिया की बात हो, स्टेबिलिटी के मामले में झंग यी का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन ली यंगयांग अभी उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाई थी। उसने हल्का सा माथा सिकोड़कर फैटी क्षू से पूछा, हम ऐसे ही अंदर जाते रहें? मुझे लग रहा है कि आगे और भी ज्यादा खतरा है। फैटी क्षू एक पल को रुक गया, फिर बोला, अरे हां, सही कह रही हो ली यंगयांग, तुमने ये सोचा भी नहीं था? फैटी क्षू ने शर्माते हुए सिर खुजलाया। दिमाग इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिलता। असल में वो कहना नहीं चाहता था कि दिमाग न चलाना ही सही होता है। ली यंगयांग को झंग यी और भी रहस्यमय लगने लगा। उसने हल्की सी सांस ली। उसकी आंखों में थोड़ा सा खोया हुआ दर्द दिखाई दिया। फैटी क्षू ने तुरंत उसका नाजुक हाथ थाम लिया। क्या हुआ यंगयांग? दिल पर बोझ है क्या? ली यंगयांग ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बस, मुझे लगता है कि मैं तुम सब के लिए थोड़ा बोझ बन रही हूं। फैटी क्षू ने तुरंत गंभीर होकर कहा, चिंता मत करो, यहां का काम खत्म होते ही मैं प्रिजनर लाओ से बात करूंगा। कोशिश करूंगा कि तुम्हें भी एक सैक्रिफिशियल स्पिरिट मिल जाए। लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि इसके लिए शायद घुटनों पर बैठकर रिक्वेस्ट करनी पड़े। ली यंगयांग की आंखों में एक पल के लिए चमक आई। फिर उसने शांत होकर कहा, एवोल्यूशन की चाहत तो मुझे भी है, पर सब झंग यी की प्लानिंग से चल रहा है। मेरी वजह से उसकी दिशा नहीं बदलनी चाहिए। झंग यी और यांग जिंगसन आगे बढ़ते गए। ब्रायन एक गहरी सांस लेते हुए जोर से कहा, आकाश धरती गवाही दे, 10,000 मील तक ट्रैकिंग। कुछ देर बाद वो बाएं आगे की तरफ इशारा करके बोला, उधर, मेरे पीछे चलो। झंग यी ने एटर्नल जजमेंट स्वॉर्ड कंधे पर टिका ली। हाथ में तलवार होने से उसे हमेशा सुरक्षा का एहसास होता था। सब आगे बढ़ते ही थे कि अचानक ऊंची, लंबी ड्रैगन गर्जना आकाश में गूंज उठी। काले बादलों को चीरता हुआ विशाल काला ड्रैगन तेज हवा के साथ नीचे उतरा। वो दाओ लैन थी, ल्यूनेरियन योद्धा, जिसने खुद को काले ड्रैगन के रूप में बदल लिया था। वो जमीन पर उतरते ही बोली, लॉर्ड केओस। उसकी आवाज में घबराहट थी। आखिर आपको ढूंढ लिया। इस जंगल में दिमाग पर असर करने वाला जहर और भी तेज हो रहा है। दवाई से थोड़ी देर रुक पा रही हूं, पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। हमें नाइट विच को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा, नहीं तो। आगे वो चुप हो गई। मतलब साफ था, अगर और अंदर गए तो सब समाल की इच्छा से पागल दानव बन सकते हैं। झंग यी ने सिर हिलाया। हम भी यही दिशा ले रहे हैं। चलो, समय किसी का इंतजार नहीं करता। दाओ लैंड जैसे जंगल की लोकल ड्रैगन के आगे आने से सबकी रफ्तार और बढ़ गई। जैसे जैसे वे जंगल के दिल की तरफ बढ़े, चारों तरफ का मंजर और भी डरावना होने लगा। पेड़ों की शक्ल पिघल कर काले, मुड़े तुड़े मानव जैसे क्रिस्टल बन चुकी थी, मानो कोई दर्द में तड़पता हुआ शरीर हो। जमीन से काला गाढ़ा तरल बह रहा था।
हवा में धुआं इतना भारी था मानो जम गया हो। तभी आगे से कई आवाजें और अजीब एनर्जी की लहरें महसूस हुई। लगता है यहां और मेहमान भी हैं। झंग यी की आंखें हल्की चमकी। उसने सबको सतर्क होने का इशारा किया। एक बड़े क्रिस्टल के पार पहुंचते ही सबकी आंखें फैल गई। करीब 20 लोग काले पत्थरों के सहारे बैठे थे। उनके कपड़े अलग अलग थे, लेकिन ज्यादातर पर कोलंबियन मरीन का निशान बना था। सब अस्त-व्यस्त थे और आगे खड़ा था मशहूर पूंजीपति बेंजामिन मॉर्गन, नेचुरल साइंस एसोसिएशन का अध्यक्ष। उसकी शान शौकत गायब थी। अब वो भारी कॉम्बैट सूट पहने खड़ा था, जिस पर जगज गए खरोंचे थी। हाथ में वही पुराना गोल्ड कॉइन घुमा रहा था। झंग यी को देखकर वो एक पल को जम गया। फिर उसके चेहरे पर राहत की चमक फैल गई। बेंजामिन ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। कमाल है, ये जगह तो मौत का कुआं है। वो हाथ फैलाकर स्वागत करने आया, फिर आधे रास्ते पर रुक गया। इस जंगल में तुम्हें देखना ऐसा लगता है जैसे किसी बुरे सपने में रोशनी दिख गई हो। ये जगह वॉल स्ट्रीट से भी ज्यादा खतरनाक है। झंग यी हल्के से हंसा। उसे पता था कि ये आदमी हर माहौल में चापलूसी और शिकायत का परफेक्ट मिक्स बोल ही देता है। मिस्टर मॉर्गन, दिख रहा है तुम अभी भी जिंदा हो। ये कम बात नहीं, बेंजामिन ने तुरंत कहा। जिंदा होना किस्मत नहीं है मेरे दोस्त, पूंजी की ताकत है। उसने अपनी जिरबख्तर साफ की और कॉइन घुमाया। ये जो मेरे पास है, एक खास मानसिक सुरक्षा उपकरण है। 3 टन सोने जितना महंगा। और ये कॉइन थोड़ा बदकिस्मती को टाल देता है। अच्छा, आपकी ताकत के सामने तो ये खिलौने ही हैं। ब्रायन ने नाक सिकोड़कर धीरे से कहा। हुफ, कैपिटल की ताकत? तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है जंगल ने तुम्हारी पैंट तक उतार दी होगी। बेंजामिन ने अनसुना करते हुए पूछा, मिस्टर केओस, तुम्हारे साथ बस यही लोग हैं? बाकी कहाँ हैं? क्या सब लोग अलग हो गए हैं? प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।